आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जन सैलाब देखने को मिला है। दलितों पिछड़ों का वोट तो हासिल कर लिया इन्होंने, लेकिन जब संविधान को बचाने की बात आएगी तो ये लोग कभी खड़े नहीं मिलेंगे आपको। मंच साझा करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने समर्थकों से आग्रह किया था कि इस बार फिर से फूलपुर को नगीना बनाना है। वोट जो है वो चारों पार्टियों में बंटने की तैयार है, क्योंकि माइनॉरिटी हो या SC ST सबको लगता है कि हमारे हेतु का कोई अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये तो तय है कि वोट डाइवर्ट जरूर होंगे। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, असल में वो ऐसा ही नहीं, पीडीए का मतलब माता प्रसाद पांडे नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मलावा बुजुर्ग में मौजूद हैं। आज बता दें कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर उपस्थिति हुई थी, जिसके एवज में यहाँ पर आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जन सैलाब देखने को मिला है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मंच साझा करके यहाँ से प्रस्थान किया है। ऐसे में बहुत सारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, समर्थक, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो लोग क्या सोचते हैं फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि अभी हाल ही में मंच साझा करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने समर्थकों से आग्रह किया था कि इस बार फिर से फूलपुर को नगीना बनाना है। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है, इनसे सीधा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतु वाल्मीकि है जी। आज आपके मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हुआ था, क्या मैसेज उन्होंने दिया और आप लोगों ने क्या सुना और क्या सोचते हैं उनके विचारों पर? देखिए, उन्होंने तो सबसे सहयोग मांगा है और ये कहा है कि हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना होगा कि वाकई मतों से जीतने योग्य व्यक्ति हैं कि नहीं। हाँ, सही रही सहयोग की बात, तो सहयोग सभी करना चाहते हैं और हम चाहते भी कि हमारे प्रत्याशी जीते। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमारा चलिए कि हमारा प्रत्याशी जीते, लेकिन हाँ इसके लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष करना होगा ताकि हम अपने प्रत्याशी की और अपनी बात जन जन तक पहुँचा सकें और हम बता सकें कि उनके हितों की और अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। अच्छा, अगर कहा जाए तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह। अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी ने ही एक समय का वो दौर था जब उन्होंने बहुजनों की आवाज़ को बुलंद किया था, और आज फिर उनके बाद चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं जो बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी में और आजाद समाज पार्टी में बटेगा नहीं? नहीं सर, हो ये रहा है कि वाकई वोट जो है वो चारों पार्टियों में बंटने की तैयार है, क्योंकि माइनॉरिटी हो या SC ST सबको लगता है कि हमारे हेतु का कोई अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये तो तय है कि वोट डाइवर्ट जरूर होंगे। वो इसलिए क्योंकि BSP का जो पहले उनका लोगों के प्रति संघर्ष रहा है या जो भी उनकी बात कही है, वो कहीं ना कहीं लोगों का मोह BSP की तरफ से भंग हो रहा है। इन लोगों को युवा जोश के साथ साथ चंद्रशेखर एक नई ऐसी सोच मिले हैं जो उनकी बातों को सरकार और मीडिया या जन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अब हमारे नए जो नेता बनेंगे वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। क्या मुद्दे लेकर जाने वाले हैं आप लोग? जैसे कि मान लीजिए जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, कन्वेंसिंग करेंगे, तो कैंपेन में जब उतरेंगे तो आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार है। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जी ने मन से कहा है 1 नेशन 1 एजुकेशन। हाँ, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 पेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास काम ही नहीं रहेगा तो एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। हालांकि जैसे ही आपने देखा है कि यूपी में योगी सरकार जी ने कहा है कि 27,000 कॉलेज स्कूल को बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये बंद हो जाएंगे तो जो मिडिल क्लास है, लोअर फैमिली के बच्चे, खासकर गरीब, वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? अब हमारे लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि बच्चों को उसमें अंग्रेजी स्कूल में भी साथ साथ पढ़ाने, विदेशों में ही पढ़ाएं। अब थोड़ा पैसे वाले तो कम स्कूल में सरकारी में भेजेंगे ना। और सच बात यह है कि छोटा वर्ग या कहो कि गरीब तबका शुरुआत अंग्रेजी स्कूल से नहीं, हिंदी मीडियम से ही कर पाता है। अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड ही नहीं होंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो हक और अधिकार की बात ही नहीं करेंगे, उन्हें उनके हक अधिकार मिलेंगे ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और सबको शिक्षा मिलेगी तो हक अधिकार की बात करें, रोजगार लोग खुद छीनने की बात करने लगेंगे। और हमारा उद्देश्य ये होगा कि अगर हमारी कभी सरकार बनी या अभी भी बनी, फूलपुर में भी हमारा प्रत्याशी जीतता है, तो हम चाहेंगे कि उद्योग धंधे लगाए जाएं ताकि लोगों को दूसरे राज्य में काम ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, अपने फूलपुर में ही करें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि उनके बच्चे उच्च पद पर पहुंच सकें। तो आप लोगों की ये सारी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद जी से टिकी हुई है? देखिए, हुआ क्या है, जो सरकारें पिछला बीत गई वो तो बीत गई भाई साहब। अब ये है कि हम यही चाहेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सभी को देख लिया। अब आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी लोकसभा चुनावों में पीडीए ने
संविधान लेकर कहा कि संविधान खतरे में, लेकिन जब संविधान बचाने की बात है, ये कुछ और वर्गीकरण हुआ तो उसमें उन्होंने बोला नहीं, बोलना चाहिए था। आपने पीडीए की बात की है तो पीडीए के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ से जो चुनाव प्रभारी जिनको बनाया गया इंद्रजीत सरोज जी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और सपा से, तो क्या लगता है कि जो दलित वोटर हैं वो कुछ इंद्रजीत सरोज जी को देखकर आकर्षित नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे। जो उनके समर्थक है वो, और जो उनके समर्थक नहीं रहेंगे वो उनको भी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो है ही, जैसे मेरा कोई समर्थक होगा तो मैं भी चाहूँगी कि मेरे लोग जान पहचान वाले मुझे वोट दें। लेकिन हाँ, जैसे क्रिकेट मैच में दर्शक किसी के नहीं होते, वैसे ही कभी कभी चुनाव में भी दर्शक किसी के नहीं होते। किसी के नहीं हाँ। होते। बहुत बड़ी बात मैम ने कही है। चलिए, क्या परिचय हुआ भैया? मेरा नाम आलोक है और मैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आलोक जी, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन हुआ था प्रयागराज की सरजमी पर, और कहा जाए तो इस समय जो गर्मा गर्मी का माहौल है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में, तमाम नेताओं के, जो अलग अलग पार्टी के अलग अलग संगठन के नेता हैं, उनकी लगातार उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के आगमन के बाद क्या लगता है, क्या कुछ माहौल बदला है या फिर क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बदला है माहौल, और यहाँ की जनता से आप देखेंगे कि किस तरह का भाई का प्यार है। और हम ये मानते हैं कि वो वोट में तब्दील होने वाला है। और एक, चूंकि फूलपुर विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, संसदीय क्षेत्र रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत हम लोग पहली बार जो है फूलपुर से निकालेंगे, ये सीट निकलेगी। अच्छा, अब ये बात आ रही है सामने कि जिस तरह से इंद्रजीत सरोज जी का उधर से पलटवार हो रहा है, कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मोर्चा ले सकता है तो सीधा समाजवादी पार्टी ले सकती है। इसलिए मैं दलित वोटरों से आग्रह करूंगा कि वोट को बेकार ना करें और सीधा का सीधा समाजवादी पार्टी का साथ दें। नहीं, हम इंद्रजीत सरोज जी का कहना है। देखिए, इंद्रजीत सरोज जी का भी उनके जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं, उनके एक बयान आप लोगों बखूबी सुना होगा। कि देखिए, हम पीडीए अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, असल में वो ऐसा ही नहीं। पीडीए का मतलब माता प्रसाद पांडे नहीं होता है। पीडीए का मतलब माता प्रसाद पांडे नहीं होता है। पहली बार इस बात को समझिए आप। और दूसरी बात, जो दावा कर रहे हैं कि दलित वोटर कभी बिखरा ही नहीं है। दलित वोटर एकजुट, और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ दलित वोटर, और न कि केवल दलित वोटर, पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जुड़ रहा है और उनको वोट करने जा रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। ये एक भाई साहब और हैं, संदीप जी, इनसे तो मैं परिचित हूँ बहुत अच्छी तरह से। संदीप जी, आज आपके मुखिया का आगमन हुआ था फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग में, क्या उन्होंने मैसेज दिया और फिर जो उन्होंने कहा उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? सर, मैं उसको बोलने से पहले हमारे दो बड़े भाई यहाँ उपस्थित हैं। जी जी। एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं RK पटेल जी, अच्छा। और अब आप इनकी प्रतिबद्धता आप देखिए। हाँ। कि आप जो है बेटे का नाम संविधान रखे हैं। बेटे का नाम? हाँ, और इन्होंने पटेल जी ने। इधर आए सर, इधर आए। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आप अभी आपके जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, इन्होंने बताया कि आपने अपने बेटे का नाम संविधान रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही नहीं, मैंने बौद्ध रीत से विवाह भी किया था, और मैंने पूरा सवर्ण समाज का बाइकाट भी किया था, और मेरे जो है बड़े भाई साहब ग्राम प्रधान भी हैं। अच्छा। और बहुजन समाज की राजनीति पर ही मैंने 50%, जहाँ पर केवल ब्राह्मण वोटर हैं, उनके बीच में चुनाव जीता है, जबकि मेरी जाति की संख्या मात्र 8% है। अच्छा, मात्र 8% है, और मैंने 85 बनाम 15 की लकीर खींचकर चुनाव लड़ा है, और यही मेरी विचारधारा है, जन्म से मेरी विचारधारा है। और मैं आज़ाद समाज पार्टी में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ब्लड से बहुजनी हूँ, क्योंकि मैं बहुजन समाज के इतिहास को जानता हूँ, अपने देश के इतिहास को जानता हूँ, इसलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित वंचित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम आज़ाद समाज पार्टी में हैं, और हमें बहुत खुशी है, फ़ख्र है इस बात का कि हम पटेल समाज का OBC होने के बावजूद जो है हम अपने आप को बहुजन समाज की धारा में पाते हैं। इस बात से हमको बहुत गर्व महसूस होता है। बेटे का नाम हमने संविधान रखा क्योंकि संविधान ही हमारी सबसे बड़ी जो है राष्ट्रीय किताब है, और संविधान से ही हमारी तरक्की और हमारी उन्नति के रास्ते खुलते हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने संदीप पटेल जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, और इस समय जो राजनीति चल रही है तो आपको बखूबी पता होगा कि ज़्यादातर जातिगत राजनीति का जो है बोलबाला है। जी। आपको नहीं लगता कि पटेल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो पटेल समाज पूरा कटकर उधर चला जाएगा? दीपक पटेल जी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या आपका कह लें कि भारतीय जनता पार्टी हो,
यहाँ पर जो पटेल हो, यादव हो, मौर्य हो, ओबीसी एससी के जितने भी लोग वहाँ पर कार्यरत हैं, दरअसल वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने घर परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बच्चे अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी उन्नति और अपनी तरक्की देख रहे हैं। जैसे ही समाज की बात करते हैं उनका पत्ता काट दिया जाता है, उनको सीधा ये कहा जाता है कि आप समाज की बात नहीं करेंगे, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। मैंने इसके पहले जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसे मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। कारण उसका था कि उन्होंने संविधान की किताब उठाई थी, लेकिन जैसे ही उनकी सीटें 37 आई, वैसे ही माता प्रसाद पांडे को बना दिया जो है नेता प्रतिपक्ष। ये बताइए कौन सा पीडीए है? पीडीए का मतलब होता है आप किसी पिछड़े को बनाते, आप किसी दलित को बनाते, आप किसी अल्पसंख्यक को बनाते। आपने पार्टी का प्रदेश स्तर पे सबसे बड़ा पद किसको दिया जो आपको 1% वोट भी नहीं देते हैं? तो ऐसे ये लोग जानते हैं, ये लोग छद्म जो है समाजवादी हैं, ये वास्तविक समाजवादी नहीं है। वास्तविक समाजवादी है जो 85% की बात करता हो, जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात करता हो, वो समाजवाद है। इन लोगों को ना समाजवाद पता है कि समाजवाद क्या होता है, ना ही लोकतंत्र पता है। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ संविधान की एक लाइन भी नहीं पढ़ी होगी इन्होंने। संविधान की किताब उठाकर दलितों पिछड़ों का वोट तो हासिल कर लिया इन्होंने, लेकिन जब संविधान को बचाने की बात आएगी तो ये लोग कभी खड़े नहीं मिलेंगे आपको। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, इसके पहले जब मंडल कमीशन ओबीसी के लिए लागू हुआ तो उसके लिए सरकार गिर गई, पीपी सिंह की, उसके लिए सरकार गिर गई। लेकिन 10% आरक्षण की जब बात आई ईडब्ल्यूएस की, तो बताइए कौन सी सरकार गिरी? 3-4 दिन में आरक्षण पास हो जाता है। तो ये समस्या है कि आखिर में असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? असली लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं उत्तर भारत में। मैं फिर से कह रहा हूँ, उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं और दक्षिण में स्टालिन लड़ रहे हैं। दो को ही मैं नेता मानता हूँ, तीसरे को मैं नेता नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब छद्म नेता हैं। इनके लिए मैं और मेरा परिवार ही सबसे बड़ी बात है। ठीक, तो ये लोग जो पटेल समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, आप देख लीजिए इनका काम देख लीजिए। इनका काम सिर्फ इतना है कि अपने घर परिवार के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री बनाना है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है और अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज के युवाओं को बेरोजगार बनाना है, वोट की भीड़ में तब्दील करना, उनको बेवकूफ़ बनाना है। ये इनका काम है। चलिए ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि अभी हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग मौजूद हैं। संदीप जी और कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्या राय हैं? मैं सर कहूँगा, अभी हमारे एक बड़े भैया और मौजूद हैं। दरअसल मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ। तमाम मीडिया वाले कहते हैं संदीप जी आप बाइट दे दीजिए, आप गाने की लाइन बता दीजिए, आप शायरी की लाइन बोल दीजिए। मुझे आप सबका बहुत स्नेह मिलता है, इसके लिए आभार सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन चेहरों को जो पीछे से आप सरकारी नौकरी में हैं, अपने कार्यालय में समरणों के बीच में आप रहते हैं, लेकिन आप दबंगई से रहते हैं, नौकरी से बाहर में जाए चली जाए, मगर बात तो झुकूंगा नहीं। जब इनसे कहा गया कि हमने संविधान रखा, ये कौन सा नाम है? कहना अभी तो वेद रखते हैं, ये कौन सा नाम है? कहना हमारा ग्रंथ है। कहना वो भी तुम्हारा ग्रंथ है। आप सर आगे आए। आप प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। अच्छा। आपकी 2 अस्पतालें हैं नवाबगंज में, आपके परिवार में सिविल अधिकारी हैं। हाँ। और इसके बावजूद आप आते हैं कार्यक्रम में, दर्शक दीर्घम बैठते हैं। आप जो है आप समाज सेवी हैं। बड़ी बात सर ये है कि जब हमारे समाज के व्यक्ति नौकरी पा जाता है, बड़ी बड़ी शोहरत देख लेता है, तो टीबी और बीबी को लेकर के शहर के कोने में नाम छुपा के संदीप अम्बेडकर नहीं लिखता है, संदीप ऐसा नाम लिख देगा, संदीप दिवाकर, ताकि पता चले संदीप गौतम है, चमार है, पासी है, दिखे ना। लेकिन उस युग में भी आप प्रोफेसर होते हुए समाज बीच में आ रहे हैं, बहुत सहयोग करते हैं। मुझे कभी कभी किताब कापी की आवश्यकता पड़ती है। आप मतलब खुद कहते हैं संदीप आप पेपर देने जा रहे हो TRE 3 का, आप जो है मैं आप कुछ खाते में डाल दूँ। तो सोचता हूँ कि यार मतलब लोग कैसे जान जाते हैं मन की बात को। लेकिन वो बोले संदीप हम इसी दौर से गुजरे हैं, आज हम प्रोफेसर बने हैं, लेकिन एक समय था कि हम भी जी पूरी सुन लीजिए। तो ऐसे डॉक्टर साहब हैं, जब कोई गरीब आदमी, बहुत असहाय आदमी आता है कि सर हम पैसे के कारण मर जाएंगे, तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, पैसे के कारण आप नहीं मरने पाओगे। आप अपने अस्पताल में आंखों का इलाज या तमाम इलाज जो भी होते हैं, आप धन के रूप में न लेते हुए भी सहयोग करते हैं। और सिर्फ वही नहीं, जहाँ भी कोई बात आती है डोनेशन की, सहयोग की, आप सबसे आगे रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा अवसर पाता रहता हूँ। हमारे 2 बड़े भाई हैं और रक्त से तो हम भाई ही हैं, और जो बहुजन शब्द है उसमें सभी भाई भाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे 2 मिनट भाई को आप सुन लीजिए, उनकी बातों सुनिए, मैं बोलता हूँ सर। बिल्कुल। क्या परिचय हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार सरोज है और मैं नवाबगंज प्रयागराज से आता हूँ। अच्छा। और इसके पहले मैं कि अपनी बात शुरू करूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं MBBS के बाद जो PG की पढ़ाई है मैंने दिल्ली से की है। उसके बाद SRN में सरकारी जॉब करने के 1 साल बाद ही मुझे लग गया कि मैं अगर इस क्षेत्र में रहूँगा तो अपने समाज से दूर हो जाऊँगा। इसलिए मैंने सरकारी जॉब छोड़ के अपने गांव में ही अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में अपना अस्पताल खोला।
एक अस्पताल मेरा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल के नाम से है, दूसरा न्यू लाइफ हॉस्पिटल के नाम से है, जिसको मैं संचालन का काम करता हूँ। मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और मेरे भाई और भाभी भी डॉक्टर हैं, तो इस वजह से मैं समाज के लिए टाइम निकाल पाता हूँ। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग जहाँ से संघर्ष करना शुरू किए हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं ज़्यादातर हम लोगों ने अपने ही संघर्षों से पाई है। और कहीं ना कहीं वो संघर्षों में हमारे जो समाज है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा अभी देश है, इसने कहीं ना कहीं कुर्बानी दी है, जिसके वजह से हम आज इस स्तर पे हैं कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ। तो ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम समाज को पे बैक करें। जो मान्यवर साहब का भी है, बाबा साहब का भी है कि अगर हम आगे उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इस स्तर पे पहुंच सकते हैं कि मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इस सोच के साथ मैं इस सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता हूं। और इस पार्टी से जुड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस संविधान को बचाने के लिए और जो ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे नौकरी को हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, जब इसकी बात करते हैं तो इसके इन सब बातों से प्रभावित होकर हम इसके पार्टी में जुड़े हैं और ये अंत तक हम इसको ले जाके भाई को सुप्रीम पावर दिला के तब छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग में मौजूद थे, जहां से हमने आप लोगों को आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिला, उनके भाव विचार, उनकी बातों को आप लोगों ने बखूबी सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, कमेंट कर बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी इसी तरह की शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।